आज मैं आपको इस वीडियो में यूपी टेट के कुछ क्वेश्चन कराने वाली हूँ, जिससे आप लोगों को बहुत हेल्प होगी। हमारे यूपी टेट में 5 सब्जेक्ट आते हैं। पहला है चाइल्ड साइकोलॉजी, दूसरा है हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और एनवायरनमेंट। 5 सब्जेक्ट में बराबर से नंबर मार्क्स आना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आपको पाँचों सब्जेक्ट की तैयारी आराम से करवाऊँगी। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम जो शुरुआत करने वाले हैं वो है चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी में आज हम 14 प्रश्न हल करेंगे। उसके बाद मैं आपको पार्ट 1, पार्ट 2 इसी तरीके से कराती रहूँगी, जिससे आपको किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। चलिए शुरुआत करते हैं। यूपी टेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 2016, जिसमें हमारा पार्ट 1 है चाइल्ड साइकोलॉजी। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। पहला ऑप्शन है सीखने की विधियाँ, दूसरा है सीखने में स्थानांतरण, तीसरा है सीखने में पठार या फिर सीखने में रुचि। तो हमारा जो आंसर होगा वो है सीखने में स्थानांतरण। यानी कि जब हम एक परिस्थिति में कोई भी चीज़ सीखते हैं और जब हम दूसरी परिस्थिति में उसका उपयोग करते हैं तो इसका अर्थ हुआ सीखने में स्थानांतरण। इसका पहला आंसर है सीखने में स्थानांतरण। चलिए अब दूसरे प्रश्न पे आते हैं। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। इसका पहला ऑप्शन है स्मृति, दूसरा है सीखना, तीसरा है प्रेरणा, चौथा है चिंतन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है सीखना। व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है सीखना। तीसरे प्रश्न पर आते हैं। सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। पहला ऑप्शन है स्तंभाकृति, दूसरा है आवृत्ति बहुभुज, तीसरा है संचयी आवृत्ति, चौथा है रेखाचित्र। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है स्तंभाकृति। चौथे प्रश्न पे आते हैं। चौथा है विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। पहला ऑप्शन है बाल्यावस्था, दूसरा है शैशवावस्था, तीसरा है किशोरावस्था, चौथा है प्रौढ़ावस्था। तो इसका जो सही आंसर है वो है किशोरावस्था। यानी कि बुद्धि का सबसे अधिक विकास जो होता है वो होता है हमारा किशोरावस्था में। इसका सही आंसर है किशोरावस्था। पाँचवा प्रश्न है शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। यानी कि जब शिशु छोटा होता है तो उसका जो व्यवहार होता है वो किस पर आधारित होता है। मूल प्रवृत्तियों पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर या फिर ध्यान पर। तो हमारा जो सही आंसर है वो है मूल प्रवृत्तियों पर। चलिए ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। पहला है अवधि, दूसरा है नवीनता, तीसरा है रुचि और चौथा है आकार। तो जब हमारा किसी पर ध्यान जाता है इसका मतलब ये है कि हमारा उस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो इसका मतलब है हमारा जो ऑप्शन जो सही है वो है रुचि। हम उसी चीज़ पर ध्यान टिकाते हैं जिसमें हमारा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। अगर हमारा जिसमें इंटरेस्ट ही नहीं है तो हम वहाँ ध्यान टिका ही नहीं पाएंगे। यानी कि हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। 9 क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है। पहला ऑप्शन है प्रत्याहार विधि, दूसरा है तार्किक विधि, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है। प्रत्याहार विधि, तार्किक विधि, पहचान विधि या पुनः सीखने, मरे या फिर पेलक। इसका जो सही आंसर है वो है मरे। यानी कि TAT का विकास मरे के द्वारा किया गया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है।
विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा या फिर बाल केंद्रित शिक्षा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमें जो हमारा जो मनोविज्ञान है वो बाल केंद्रित शिक्षा पर ज़्यादा जोर देता है। तो हमारा जो ऑप्शन जो सही होगा वो होगा बाल केंद्रित शिक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? फिर से पढ़ देती हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा है वर्गीकरण का सिद्धांत, तीसरा है समन्वय का सिद्धांत और चौथा है व्यक्तिकता का सिद्धांत। तो हमारे जो वृद्धि एवं विकास के बहुत सारे सिद्धांत बताए गए हैं। निरंतरता का सिद्धांत उन्हीं में से एक है कि जो हमारा जो विकास है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। फिर तीसरा है समन्वय का सिद्धांत। इसका मतलब ये है कि जो शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, मानसिक विकास यानी कि जितने भी हमारे सारे विकास होते हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं यानी कि संबंधित होते हैं। तो ये समन्वय का सिद्धांत ये बिल्कुल सही है। फिर आता है चौथे ऑप्शन पर चलते हैं, व्यक्तिकता का सिद्धांत यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता, सबका अलग अलग यानी कि हमारे जो विकास की दर है वो अलग अलग होती है सभी व्यक्तियों में, लेकिन जो विकास का क्रम है वो सब में एक जैसा होता है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत माना जाएगा क्योंकि ऐसा तो कोई सिद्धांत ही नहीं था, वर्गीकरण का सिद्धांत। यानी कि जो हमारा ऑप्शन सही है वो है वर्गीकरण का सिद्धांत। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? फिर से पढ़ देती हूँ। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? पहला ऑप्शन है प्रभाव का नियम, दूसरा है सादृश्यता का नियम, तीसरा है तत्परता का नियम, चौथा है साहचर्य का नियम। इसका जो सही आंसर है वो है तत्परता का नियम। यानी कि कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के जो हमारे थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम बताए, 5 गौण नियम बताए, उनमें से जो पहला नियम था वो यही है तत्परता का नियम, जो हमारा ऑप्शन का जो हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम कौन कौन से बताए एक बार मैं बता देती हूँ। पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है आपका अभ्यास का नियम और तीसरा है प्रभाव का नियम। ठीक है, अब दूसरे प्रश्न पर आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम आगे इसी तरीके से इस सीरीज़ को जारी रखेंगे। अगर आपको ये तरीका हमारे जो पढ़ाने का जो तरीका है वो पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, आगे आप क्या चाहते हैं, कैसे तैयारी कराई जाए। आप अपना जो ओपिनियन है वो भी रख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। थैंक यू।